सेकंड के सभी स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो सत्र में नेक्स्ट टॉपिक को ले रहे हैं जो इसका लास्ट है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आप रुचि नहीं ले रहे हैं। आप सब लोग इसमें रुचि लें क्योंकि एग्ज़ामिनेशन होगा, ये सभी लोग ध्यान रखें। एग्ज़ामिनेशन में 3 प्रश्न आएंगे और 2 घंटे का होगा, ये बिल्कुल निश्चित आप मान के चलें। तो ये आप सुन लें जो वीडियो देख रहे हैं, औरों को भी मैसेज दे दें जिससे कि जो भी अपना वहाँ पढ़ाने में रह गया था उसको अपन वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। हर वीडियो को क्रम से आप मन से ध्यान से धीरे धीरे पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे तो चीज़ें बिल्कुल ही समझ में आती जाएंगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि अनएक्सप्लेन्ड हो। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एग्ज़ाम की गंभीरता को देखते हुए, जो कि जुलाई में या जुलाई के बाद संभावित हो सकती है, और सभी 3 प्रश्नों को आप सदैव तैयार रखें। जो तैयार नहीं रख पा रहा है वो बाद में उसको दिक्कत हो सकती है। और ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि आप प्रमोट नहीं होंगे। एक बार आप प्रमोट हो चुके हैं, कोई चांस नहीं है प्रमोट का। मन में से जो भ्रांति है उसको निकाल दें। पेपर बिल्कुल तैयार हैं, बनकर आ चुके हैं, रेडी हैं। क्लियर। अब अपने टॉपिक पर लौट के आते हैं। नाभिकीय स्पिन सांख्यिकी को ले रहे हैं और इसके बाद इसमें पढ़ेंगे ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन। जैसे कि आप जानते हो कि ऑर्थोवेंजीन और पैराबेंजीन जो होती है, उसी तरीके से ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन पढ़ेंगे। चूँकि इलेक्ट्रॉन की जैसे इलेक्ट्रॉन में कोणीय संवेग होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में भी क्या होता है कि एक नैज चक्रण कोणीय संवेग होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन में होता है वैसे किस में होता है, नाभिक में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें भी चक्रणीय कोणीय संवेग होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन चक्रण होती है +½ और -½ वैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की भी होती है, और चक्रण कोणीय संवेग भी होता है फिर, जिससे परमाणुओं के नाभिक में परिणामी कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, जिसे सामान्य रूप से न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं, नाभिकीय चक्रण कहते हैं। नाभिकीय चक्रण के संगत जो क्वांटम संख्या है, यानी जो न्यूक्लियर स्पिन है जिसको +½ या -½ बोलेंगे, उसके संगत जो क्वांटम संख्या है उसको किससे लिख रहे हैं, आई से। ये आप देख रहे हैं आई से व्यक्त करते हैं। इसे न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी नाभिकीय कोणीय संवेग से संबंधित एक जो क्वांटम संख्या होती है उसको आई से व्यक्त करते हैं और इसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। नाभिकीय चक्रण कोणीय संवेग का जो परिमाण होता है, जैसे आई क्वांटम नंबर हो गया उसका, तो i+1 की पावर 1/2 h× के तुल्य इसका क्या होगा, परिमाण आएगा। कि अगर आई चक्रण क्वांटम संख्या है तो नाभिक का चक्रणीय कोणीय संवेग क्या होगा, क्या परिमाण क्या होगा, वो ये आएगा। और ये बात भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखने वाली है। चक्रण आई वाले नाभिक के कोणीय संवेग को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो 2i+1 उसके क्या होंगे, अभिविन्यास होंगे। यानी जो उसका कोणीय संवेग है वह 2i+1 दिशाओं में स्थित होगा, अभिविन्यसित होगा, जिससे संबद्ध ऊर्जा भी समान होती है। यानी अगर माना i का मान 1 है तो 3 कोणीय संवेग का मान तो 1 ही होगा, लेकिन उसकी दिशाएं 3 संभव हो सकती हैं, तो उनकी सभी की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। अर्थात क्या बोलते हैं कि अगर कोणीय संवेग तो 1 ही है लेकिन उसकी दिशाएं 3 दिशाओं में स्थित है, वो जैसे i = 1 है, कोणीय संवेग का मान तो उसका फिक्स हो गया, और उसकी दिशा कितनी हो सकती है, 3 दिशाएं हो सकती हैं, -1, 0 और +1 वाली। अगर 2 होगा तो 2 दूनी 5 दिशाओं में हो सकता है, -2, -1, 0, -1, -2। तो इस राशि को 2i+ यानी कितनी दिशाओं में अभिविन्यास हो सकते हैं उसके संभव, इसको अपभ्रष्टता कहते हैं। कोणीय संवेग 1 और दिशा 5, दिशा 3 ऐसे, तो उसको अपभ्रष्टता कहते हैं। 2i+1 से गुणा कर देते हैं उसमें संबद्ध ऊर्जा, यानी उसको अपन डीजनरेसी कहते हैं। ये क्वांटम में भी आएगा विस्तृत रूप से, लेकिन यहाँ आपके सामने ये जो आ रहा है ये आप इसको दें। यदि नाभिक का द्रव्यमान संख्या विषम है तो आई क्या होगा, हाफ ऑड इंटीजर होगा, 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे।
यदि नाभिक का द्रव्यमान संख्या सम है तो आई इवन इंटीजर होगा, 0, 2, 4, 6 ऐसे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और जैसे डाईएटॉमिक जो मॉलिक्यूल है, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल में 2 परमाणु जो अणु है उसमें उसकी जो घूर्णन ऊर्जा होती है, जो कि आपके कोर्स में निकालने के लिए नहीं है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जे उसका क्या है, घूर्णीय क्वांटम संख्या है। तो जे जैसे कक्षीय क्वांटम संख्या स्मॉल n होती है, वैसे घूर्णीय क्वांटम संख्या को जे से लिखते हैं, J+1 h²/8π I0। आई क्या है, उस अणु का द्रव्यमान अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है I0। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अपना 3rd ईयर में डेरिवेशन है क्वांटम में ही, ठीक है। अब जो संवितरण फलन है Z बराबर क्या होता है, e⁻⁻β∈i, ये मैंने क्लास में ही आपको बता दी थी। यदि डिजनरेसी GI है तो GI का उसमें गुणा कर देते हैं, ये सभी को विदित रहे। अब अपन लिख रहे हैं अपने इस अणु के लिए क्या लिखेंगे, Z घूर्णन बराबर क्या हो जाएगा, J∞ 2J+1। यहाँ पर जो डिजनरेसी है वो 2i+1 या 2J घूर्णन के लिए 2J+1 हो जाएगी, e⁻∈i अपॉन बीटा का मान क्या 1/T होता है, तो εi/kT हो गया। तो εi का मान आपने यहाँ लिख दिया, ये J बराबर 0 से, ये समीकरण नंबर 1 है। तो Z घूर्णन को अगर पास माने तो समेशन को अपन इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, 2J+1 e⁻, ये dj, ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब इसका मान निकालेंगे तो Z घूर्णन का मान 8π² I0 kT/h², ये मान आपको प्राप्त होता है, जो कि आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसमें 2 चीज़ें आपकी 3rd ईयर की चीज़ें हैं, एक तो ये घूर्णन ऊर्जा का मान सूत्र, और इसको सॉल्यूशन, इसका इंटीग्रेशन का जो बड़े सॉल्यूशन होते हैं उसको निकालते नहीं है, बल्कि याद रखते हैं 8π² I0 kT/h²। तो ये जो मान है ये सभी को पता हो। इसके बाद इसमें जो चीज़ें अपन देखने जा रहे हैं वो क्या है कि H2 अणु के लिए अगर निकालेंगे, H2 अणु के लिए नाभिकीय गति से संबद्ध, चूँकि H2 अणु में क्या होता है कि H 2 परमाणु हो गए, यानी 2 नाभिक हो गए, ठीक है। और इससे संपूर्ण तरंग फलन को अपन ऐसे लिखते हैं, Z घूर्णन बराबर 2J+1, J का मान 0, 2, 4 और 1, 3, 5। यहाँ पर जो 3 इसकी डिजनरेसी है, 3 यहाँ पर 1 है, और ये माना ऐसे इसको इस तरीके से संपूर्ण H2 अणु के लिए इस तरीके से Z घूर्णन का मान लिखा जाता है। क्योंकि H2 अणु जो होता है 2 प्रकार का हो सकता है, ऑर्थो स्टेट में भी हो सकता है और पैरा स्टेट में भी हो सकता है। पैरा स्टेट में आप जो देख पा रहे हैं, पैरा स्टेट माने क्या होता है, वे घूर्णन अवस्थाएं जो H2 जो घूर्णन कर रहा है, H और H दोनों घूर्णन कर रहे हैं, तो J के मान तो सम होते हैं, और चक्रण अवस्थाएं कैसी होती हैं, इनकी प्रतिसम्मित होती हैं। पैरा स्टेट, उनको पैरा स्टेट कहते हैं, ठीक है। यानी वे हाइड्रोजन अणु जिनकी घूर्णन अवस्थाएं J के सम मान के लिए होती हैं और चक्रण अवस्थाएं प्रतिसम्मित होती हैं, पैरा स्टेट कहलाते हैं। साम्यावस्था में इनकी प्रायिकता बहुत कम होती है, यानी इनकी मात्रा कम होती है। हाइड्रोजन में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, ऑर्थो की ज़्यादा होती है। ऑर्थो माने वे घूर्णन अवस्थाएं जिनके लिए J का मान विषम होता है और चक्रण अवस्थाएं सम्मित होती हैं, उनको ऑर्थो स्टेट कहते हैं। साम्यावस्था में इनकी प्रायिकता का मान अधिकतम होता है, सामान्य ताप पर ये 75% होता है, या देख पा रहे ये 75% है, और ये पैरा जो होती है वो 25% होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे जब दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं की जो स्पिन है वो एक डायरेक्शन में होगी तब आप उसको ऑर्थो बोलेंगे, और जब हाइड्रोजन परमाणु की एक की स्पिन ऊपर है एक की स्पिन नीचे है H की, तब उसको आप क्या बोलेंगे, ये पैरा स्टेट है। इसका मान 25% होता है, सामान्य ताप पर इसका 75% होता है, 75% होता है। तो ये चीज़ आप सब लोगों को पता हो, चूँकि इसका 25% है, ये एक भाग है, और ये कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। ऑर्थो के लिए 1, 3, 5 होगा, क्योंकि ये विषम, J का मान विषम होता है इनके लिए ऑर्थो में, और पैरा के लिए J का मान क्या होता है, सम होता है। इसकी मात्रा 25% कम होती है।
लेकिन उच्च तापों पर क्या होती है, इनका एवरेज ले लो, ये 3 भाग है और ये 1 भाग है, 3 और 1 भाग का एवरेज निकालोगे तो 2 आ गया। उच्च तापों पर औसत संवितरण फलन का मान 2, ये 2 का गुणांक देख रहे हैं, ये आगे आ जाएगा। और स्मॉल जी का मान कैसे निकाला है, इसमें चूंकि आई बराबर 0 होगा, क्योंकि एक स्पिन अप है एक स्पिन डाउन है, आई बराबर 0 यहाँ रखोगे, जी का मान 1 आएगा, 1 भाग होगा ये। इसकी जो डिजनरेसी है वो 1 है, इसकी डिजनरेसी दोनों एक हाफ और हाफ जुड़ जाएंगे, या तो हाफ हाफ हो जाएंगे या माइनस हाफ हो जाएंगे। तो लेकिन जोड़ोगे तो कितना आएगा, हाफ हाफ जोड़ोगे तो +1 आएगा, माइनस जोड़ोगे तो -1 आ जाएगा, यानी आएगा परिमाण उसका 1 ही आएगा। तो ये आप 1 यहाँ रखोगे 2i+1 में, तो 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 ये आपको दिख रहा है, 3 का अंक यहाँ पर है ये। तो और ये एग्जाम में यहाँ था, ऑर्थोस्टेट किसे कहते हैं, पैरास्टेट किसे कहते हैं। तो उच्च तापों पर क्या होता है, दोनों का एवरेज लिख दिया आपने। अब इन ऑर्थो और पैरा की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, भौतिक जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। पैरा मोर स्टेबल है किससे, ऑर्थो से, ठीक है। पैरा जो स्टेट होती है वो स्टेबल ज़्यादा है किससे, ऑर्थो से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये इसमें 2 चीज़ें हो गई कि जेड गुणन क्या होता है, और S2 ऑर्थो किसे कहते हैं और पैरा किसे कहते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल टाइप की जो चीज़ें हैं, उनको जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं एग्ज़ाम में जो आते रहते हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल है बेहतरीन जो छपा रहता है, वो ये कहता है जैसे ये कुछ कण दे रखे हैं H2, ये लिथियम 7, ये बोस-आइंस्टीन कण के हैं या फर्मी ड्रैग वाले हैं। तो चूंकि अपने को ये पता है, अपना आंसर निकालें डायरेक्टली। H2 अणु में क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। 2 प्रोटॉन यानी एक H में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, कितने कण हो गए इसमें, 4 कण हो गए। 4 इवन संख्या होती है तो बोस-आइंस्टीन को फॉलो करेंगे। E+, चूँकि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फर्मियंस होते हैं, तो फर्मी कण हो गया ये। जिस धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो स्टडी की थी, ये फर्मियंस होते हैं। 3Li6 में 3 प्रोटॉन है, यहाँ देखिए 3 प्रोटॉन और 3 ही न्यूट्रॉन हो गए। और 6 में से 3 घटाओगे तो कितने, 3, और यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब कर रखा है, तो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, है कितने कण हो गए, 8, यानी सम संख्या हो गई। सम संख्या होती है तो बोस-आइंस्टीन को फॉलो करते हैं। 3Li7 में देखो 3 प्रोटॉन, जेड का मान 3 है, 3 प्रोटॉन 3 तो प्रोटॉन हो गए, और 4 क्या हो गए इसमें, न्यूट्रॉन, 7 में से घटा दिया आपने, और चूंकि 1 यहाँ से निकाल दिया है तो इसमें 3 में से 1 कम हो गया, 2 हो गए, तो 4 और 3 7 और 2 9, विषम संख्या में हो गए फर्मी ड्रैग। तो ऐसे 1 2 3 4 आप करके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये कौन कौन से कण हैं। अगला सवाल अपन जो लेके चल रहे हैं वो क्या है, जैसे 2 कण आपको दिए हुए, एक निकाय है जिसमें 2 पार्टिकल हैं, तो ये पूछा गया है कि उनको आप बोस-आइंस्टीन, फर्मी ड्रैग, ठीक है, या चिरसम्मत जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी है उसके अनुसार आप किस तरीके से व्यवस्थित 2 पार्टिकलों को साथ रहने की प्रायिकता को ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, जैसे ये माना अपनी एक चिरसम्मत MB स्टैटिस्टिक्स ले रहे हैं क्लासिकल वाली, जिसमें 3 जैसे 2 कण कैसे कैसे रह सकते हैं, 3 अवस्थाओं में 2 कण यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, या फिर कैसे हो गए, 1 कण यहाँ रह सकता है, ठीक है, 1 इसमें रह सकता है और 1 इसमें रह सकता है, यानी एक इसमें और 1 इसमें। तो दोनों को यानी कुल कितनी अवस्थाएं हो गई इसमें, जो अवस्थाएं हो गई वो क्या हो गई, 2 पार्टिकल साथ रहने की प्रायिकता क्या हो गई, 1 2 3, कुल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो कुल संभावना 6 है, और 2 को साथ रहने की प्रायिकता कितनी, 3 जो निकालनी है। अब अपना नहीं, ये मैक्सवेल वाली है, AB वाली, क्योंकि मैक्सवेल में क्या होता है कि दोनों जो पार्टिकल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनमें भिन्नता होती है। तो ये बोस-आइंस्टीन वाला हो गया, ठीक है, 2 अब इसमें देखें AB ऐसे संभावना हो सकती है, या कैसे हो सकती है, A यहाँ पर हो, B यहाँ पर हो, या फिर B यहाँ पर हो या A यहाँ पर हो, या A यहाँ हो, B यहाँ हो, B यहाँ हो, A यहाँ हो, फिर A B, यानी कितने 8 प्रकार, ये 9 प्रकार हो गए उन पार्टिकल्स को
3 अलग अलग अवस्थाओं में रहने के लिए, लेकिन 2 साथ 1 2 3 प्रकार से, तो 3/9 यानी कुल 9 ढंग हो गए। 9 में से 2 साथ रहने के लिए प्रायिकता की 3/9 हो गई। ये जो है ये बोस-आइंस्टीन वाला है। कौन सा? ये मैक्सवेल वाला हो गया, जिसमें दोनों पार्टिकल की पहचान होती है। और ये जो पार्टिकल होते हैं ये अविभेद्य होते हैं। तो अविभेद्य में आप ऐसे दोनों को सबको क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। तो 2 पार्टिकल को साथ रहने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? ये। अब फर्मी-डिराक के अनुसार क्या होता है? फर्मी-डिराक के अनुसार पॉली अपवर्जन नियम से 2 कण एक अवस्था में नहीं रह सकते। ठीक है, 2 कण एक अवस्था में नहीं रह सकते हैं, केवल एक ही रह सकता है। तो इसलिए क्या होगा कि 0 बटे यानी प्रायिकता का मान 0 हो गया। 2 कण से एक साथ रह नहीं सकते। तो ये वाला सवाल इम्पोर्टेंट है, ये भी आता रहता है। एक सवाल क्या है कि आपके पास 4 कण हैं। ये देखें आपके पास 4 कण हैं, 4 कण हैं, 4 उसमें क्या हैं? कक्षक हैं। 4 भाग में बटा हुआ है एक कमरा। और उसमें आपके पास 2 अवस्था हैं, जैसे एक तो आई है, ये जे है। आई में 4 है, इसमें 0 2 2 1 3 2 4। तो ऐसे पार्टिकल को आपको अरेंज करना है, तो उनकी आपको क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। तो W बराबर क्या होता है? पाई GI NI GI माइनस NI। ठीक है, अब आप क्या करोगे? GI का मान तो जैसे पहले I के लिए निकालेंगे, फिर J के लिए, दोनों गुणा कर देंगे अपन, तो क्या आ जाएगी? कुल W का मान आ जाएगा। जैसे GI कितना है इसमें? 4 फैक्टोरियल। NI कितना है इसमें? NI कितना है? हमेशा 4 रहेगा। ठीक है, हमेशा नहीं, मतलब कुल पार्टिकल 4 हो गया। कुल GI कितना है? 4। GI 4 हो गया। NI कितना है इसमें? 4 ये ले रहे हैं। अब इसके संगत J वाले पे आ जाओ। 4 0 4 माइनस 0 यानी कितना हो गया? इसका 1 हो गया, डॉट 1 बराबर 1। अब W2 पर आ जाओ, 2 2 वाली पे देखो, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 दोनों में आ जाएंगे। NI कितना है? 2 और 2 फैक्टोरियल 2 4 माइनस 2, इसमें भी 4 माइनस 2 6। और W3 पर आ जाओ, 1 3 है, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। NI का मान 1, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, बाकी सब तो 16 हो गया। इसमें आ जाएगा I बराबर 0 और J बराबर 4। तो ये तो I वाला मैटर हो गया पूरा। ये किसका हो गया? J वाला मैटर हो गया। तो 1 आ गया। तो इस तरीके से आपको 4 मान निकालने हैं ये। अब एक सवाल और आ जाता है कि चांदी के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है, यानी कैपिटल N/V का मान दिया हुआ है, इतना है पर मीटर क्यूब। तो इसकी फर्मी ऊर्जा का मान निकालिए। फर्मी ऊर्जा का मान जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने आपको जानबूझकर ये चीज़ बताई थी उस वक्त कि ये न्यूमेरिकल में काम आती है। देखो h² 3/पाई N/V की पावर 2/3 सूत्र आया था। आपको कुछ भी नहीं करना है, सारे मान आप देख रहे हो ये रख दोगे आप। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस रख दिया, मास का मान आ गया, N/V का मान आ गया, और ये सारे मान रखोगे जूल में आ जाएगा। 1.6 10 - 19 का भाग लगा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत जाना पहचाना सवाल है जो कि एग्ज़ाम में आता रहता है। अब सोडियम, एक सवाल और आता है, ये भी जाना पहचाना है। उसमें दे रखा है 23 ग्राम सोडियम है, और 23 ग्राम सोडियम का आपको उसकी डेंसिटी दे रखी है कि सोडियम की डेंसिटी 0.97 सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, तो इसका पहले आप V निकाल लोगे, इसको छोड़ेंगे। आपको सभी लोगों को पता है कि सोडियम का परमाणु भार 23 ग्राम है, और 23 ग्राम आपको दिया हुआ है। 23 ग्राम ही एग्जाम में सवाल में दिया हुआ है, और 23 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं? एवोगाड्रो संख्या के बराबर। ये अपने आप आपको ढूंढना है, ये ढूंढ दिया आपने। अब आपको निकालना है, आपका मेन काम क्या है? N तो पता पड़ गई, बड़ी N तो V निकालना है। V के लिए क्या दे रखा है आपको? डेंसिटी दी हुई है, तो D बराबर M/V होता है। तो V बराबर क्या हो गया? M/D। M क्या दे रखा है? 23 ग्राम। D का मान दे रखा है CGS में 0.97। आपने इसमें भाग लगा दिया, 23.7 बटे सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। तो N/V कितना हो गया? N का मान तो 10⁻23, V का मान इतना आ गया, सारा मान सेंटीमीटर में चल रहा है। अब इसको M के इसमें चेंज कर लो आप। 10 की घात कितना हो गया? ये
26 में चेंज हो जाएगा बटे मीटर क्यूब। इस n/v को इसी सूत्र में रख दो आप यहाँ पर, तो आपको एप्सिलॉन यानी फर्मी ऊर्जा का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सवाल है ये बुक में भी छपे हुए हैं, मैंने इसलिए हाईलाइट किए हुए हैं जिससे कि आप इनको ध्यान देकर अच्छी तरीके से पढ़ सकें और आप इनको तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।